नमस्कार, स्वागत है आपको और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। आपको सीधे ले चलते हैं हरियाणा की विधानसभा की कार्यवाही में। सर, जो हमारे यूथ कल्चर ऑफिसर होते हैं सर, जैसे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर होते हैं, यूथ कल्चर ऑफिसर होते हैं, जो हर जिले में पहले 2 से 3 हुआ करते थे सर, आज पूरे राज्य में 12 रह गए। पिछड़ता जा रहा है सर। हमारे प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है, नशा बढ़ रहा है सर, उसके बाद भी हम क्यों युवा मामलों को बढ़ावा नहीं देना चाहते? तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये जल्द से जल्द सर इन्हें अलग किया जाए। नेशनल यूथ अवार्डी सर, जैसे कि खेलों के मामलों में अर्जुन अवार्ड मिलता है सर, ऐसे ही यूथ अवार्ड मिलता है सर नेशनल। बेरोजगार घूम रहे हैं सर वो, तो उनकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो मेरी प्रार्थना है माननीय मंत्री जी से कि जल्द से जल्द जो है दोनों विभागों को अलग करके उस पर कार्य किया जाए। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो हमारे विधायक जी ने जो क्वेश्चन पूछा, मैं इसी के लिए जवाब दूंगा कि जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड एंड टेल, उनको अगर अलग कर देंगे तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। इसी प्रकार अगर हम युवा मामले और स्पोर्ट्स को अलग कर देंगे तो इनकी वैल्यू अलग हो जाएगी, क्योंकि एज इनकी यूथ की और स्पोर्ट्स की लगभग एक बराबर होती है। अगर इन्होंने गतिविधियों की बात की है तो हमारे यहाँ गतिविधियां बहुत हैं, पुरस्कार जो हैं वो हरियाणा में बहुत मिले हैं। अभी आने वाले समय जनवरी में 12 जनवरी से 16 जनवरी में फेस्टिवल जो पौंडीचेरी में हो रहा है उसमें भी हरियाणा भाग ले रहा है। अगर क्लब की बात करें, हमारे यहाँ क्लब लगभग 5000 के लगभग क्लब गठित कर दिए गए हैं। परफॉर्मेंस जो है हमारी हरियाणा की बहुत ऊपर चल रही है। हमारे यहाँ मिल्खा सिंह एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब भी बना दिया गया है। कोविड-19 के तहत युवा क्लबों ने वॉलंटियर के रूप में बहुत काम किया है। अगर हम पुरस्कार की बात करें, प्रत्येक सर्वश्रेष्ठ जिला क्लब जो है उसको 20,000 रुपये दिया जाता है प्रति साल, जो सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर युवा मंडल की बात करें तो 30,000 रुपया दिया जाता है। अगर राज्य का जो सबसे बेहतर युवा होता है उसको 40,000 रुपया दिया जाता है, और जो सर्वश्रेष्ठ राज्य का क्लब होता है उसको 75,000 रुपया दिया जाता है। अभी तक 53 युवाओं को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिल चुका है हरियाणा का। अगर हम इसकी गतिविधियां की बात करें तो यहाँ निबंध लेखन, चित्रकला, वाद विवाद, कविता, लघु कथा, लेखक, नाटक, संगीत एवं नृत्य प्रतियोगिता आयोजन किए जाते हैं और किए भी जा रहे हैं। अगर क्लब्स की बात करें तो हमारे 6560 गाँव में से 4977 गाँव का क्लब जो है वो बना दिए गए हैं। मिल्खा सिंह एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब के तहत पर्वत आरोहण, रॉक क्लाइंबिंग, स्कीइंग, रिवर लिफ्टिंग, वाटर स्पोर्ट्स, पैराग्लाइडिंग जैसी खेलों को भाग लेने का अवसर प्रदान किया गया है। 26/11/2021 को इसका गठन किया गया है। परफॉर्मेंस की बात करें, 24 राष्ट्रीय उत्सवों में हरियाणा ने 5 बार प्रथम स्थान, 7 बार द्वितीय स्थान हासिल किया। हरियाणा का द्वारा 12 से 16 जनवरी 2017 को रोहतक में आयोजन किया गया था, जिसमें इस महोत्सव में राज्य ने दूसरा स्थान किया था। और अभी जनवरी में होने वाले यूथ फेस्टिवल पौंडीचेरी में जो है 12 से 16 जनवरी, उसमें हमारे प्रदेश के जो युवा हैं वो तैयारियां कर रहे हैं। अगर इनको अभी भी ऐसा लगता है कि यूथ को अलग करना है तो मुझे लगता है कि ये, और सबसे बड़ी बात, केंद्र के अंदर भी जो हमारी केंद्र सरकार है उसके अंदर भी यूथ और स्पोर्ट्स एक ही डिपार्टमेंट है। स्पीकर सर, ये भारत सरकार की गाइडलाइन थी राज्यों के लिए कि इन दोनों विभागों को अलग अलग, पहले सेंटर अपना करेगा फिर करेंगे ना राज्य। और जहां तक सर बात ये कह रहे हैं युवा जो अवार्ड्स मिले हैं सर, उनके लिए कोई फैसिलिटी तो दे दो। जो यूथ अवार्ड, अगर अवार्ड मिले हैं, कोई फैसिलिटी होगी तभी तो होगा। कोई भारत भूषण मित्रा जी। ऑनरेबल स्पीकर सर, 1350 Sir, a statement is laid on the table of the House. स्पीकर सर, बड़े दुख की बात है, बेटी बचाओ की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और जो डाटा सामने आया है इस सदन के संज्ञान में मैं भी लाऊंगा उस बात के लिए कि एक बेटी, एक बहू, एक महिला की जब चेन स्नैचिंग होती है या पर्स स्नैचिंग होती है तो ये एक बड़ा क्राइम अगेंस्ट स्टेट है। इसको के मर्डर में तो आ जाती है, एक्सप्लेनेशन आ जाती है
कि जी आपस में दुश्मनियाँ हैं इसलिए मर्डर ज़्यादा हो रहे हैं। रेप में भी कोई कई बार कहना नहीं चाहिए, ऐसी डेफिनेशन कई बार सत्ता पक्ष से आ जाती है कि पहले मिली भगत होती है इसलिए रेप के केसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कुछ है। इट्स ए क्राइम अगेंस्ट द पब्लिक, इट शेटर्स द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेडी। वो कई दिन तक उस बात के लिए भूल नहीं पाती, उस सदमे को, उस बर्दाश्त करने को। और उसमें मैं आता हूँ प्रश्न पूछिए। एक मिनट आता हूँ प्रश्न पे आता हूँ सर। मैं ये वीर साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने पिछले 7 साल के अंदर 3076 केसेस चेन स्नैचिंग के रजिस्टर्ड हुए और उसमें 3076। हाँ जी 3076, और उसमें सिर्फ आपने जो ट्रेस हुआ और चलान पेश किए सिर्फ 1200 में किए। इसका मतलब है कि 1800 केसेस आपके अनट्रेस चले गए। और उसके बाद कन्विक्शन रेट जो है वो सर चेन स्नैचिंग में सिर्फ 188, 7 साल में टोटल सारे प्रांत के अंदर, सारे स्टेट के अंदर 3000 में से सिर्फ 188 तक ये कन्विक्शन को पहुंचा जाए। दिस इज स्टेट ऑफ अफेयर द स्टेट। अगर सर पर्स स्नैचिंग की बात करते हैं तो पर्स स्नैचिंग के जो केसेस हैं सर वो 1379 केसेस स्टेट के अंदर हुए हैं सर। और उसमें जो कन्विक्शन है, जो चलान है, सबसे बड़ी बात है 1300 करके 700 में चलान। इसका मतलब 700 केस तो अनट्रेस्ड है। 700 केसों का पता ही नहीं है उनके साथ, बेचारियों के साथ क्या हुआ, उस महिला के साथ क्या हुआ। और उसके बाद कन्विक्शन 122 है। क्या विज साहब इस महिला को आप सशक्तिकरण के कॉन्फिडेंस पैदा करने की कोशिश करेंगे? क्या आप अपनी पुलिस फोर्स को सतर्क करेंगे कि ऐसे क्राइम जो अगेंस्ट स्टेट, अगेंस्ट पब्लिक हैं, जो महिलाओं के साथ है, उसके लिए क्या आप अपना मैकेनिज्म बना रहे हैं और किस मैकेनिज्म के तहत आप ये इंश्योर करते हैं कि ये केसेस हमारे प्रांत के अंदर एटलीस्ट नहीं होंगे, प्रदेश के अंदर नहीं होंगे? ये मेरा सवाल है। अध्यक्ष महोदय, विधायक साथी ने ठीक बताया कि 2015 से 2021 तक 3076 मामले दर्ज हुए। पहले तो मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो चेन स्नैचिंग के मामले हैं, ये 2015 में जब ये सरकार छोड़ के गए थे तो 2620 से उससे लगातार कम होते हुए अब 2397 हुए हैं। लगातार कम हुए हैं, इनके जो टाइम था उससे काफ़ी कम हुए हैं। इन्होंने ये बताया कि 376 मामले दर्ज हुए सर, इसमें से 1208 को सुलझा लिया गया। 376 में से 2249 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। 188 मुकदमों में सजा हुई। अभी तक 638 मुकदमों में विचाराधीन न्यायालय में है सर। ये चेन स्नैचिंग का सर। उसी प्रकार से पर्स स्नैचिंग का 2015 से लेकर 30/11/2021 तक पर्स स्नैचिंग के 1409 मामले दर्ज हुए। 777 मुकदमों को सुलझा लिया गया। 1427 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 122 अपराधियों को सजा हो चुकी है। अभी तक 334 मुकदमों में विचाराधीन है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार इस बारे में लगातार प्रयास कर रही है कि क्राइम के ऊपर रोक लगे। इसके लिए हमने सबसे बड़ा कार्यक्रम जो चलाया है वो है डायल 112। डायल 112 के तहत 621 नई गाड़ियां, इनोवा गाड़ियां हमने प्रदेश में लॉन्च की। हर थाने को 2 गाड़ियां हमने अलॉट की हैं और वो सब गाड़ियां जो हैं, जो एकीकृत कॉल सेंटर है पंचकुला में,
उससे कनेक्टेड हैं। और आज की तारीख में जो हमारा एवरेज रीच टाइम है कि जब कोई कॉल करता है तो कितने मिनट सेकंड में वो गाड़ी उनके पास पहुंचती है, वो है 17 मिनट 54 सेकंड। यानी 112 डायल करने के 17 मिनट 54 सेकंड में हमारी गाड़ी पुलिस के पास पहुंच रही है। लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। लोगों को लगा है कि पुलिस हमारे साथ साथ है, हम जब बुलाएंगे पुलिस आएगी। सर, ये 12/7/2021 को लॉन्च की गई थी ये स्कीम, और अभी तक 21,02,015 कॉलें रिसीव की जा चुकी हैं। 90,277 कॉलें SMS के माध्यम से आ चुकी हैं और 112 ऐप के माध्यम से 1224 कॉलें आई हैं। ईमेल जो रिसीव्ड हुई हैं वो 12 हुई हैं। जो टोटल रजिस्टर्ड इवेंट्स है सर 2,76,028 टोटल इवेंट रजिस्टर हुए हैं इतने छोटे से समय में, और टोटल डिस्पैचेस जो किए गए हैं वो 2,39,055 है। मैं उसी का बता रहा हूं। अब जवाब ना दें या तो योगी जी, प्रश्न जो पूछा उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। जवाब दे रहा हूं। प्रश्न के जवाब में इनको- रेलेवेंट जवाब तो आ नहीं रहा कि कम से कम इसको क्या रिव्यू करेंगे, किस हिसाब से सख्ती करेंगे। चेयर की तरफ से भी एक फाइंडिंग और एक इंस्ट्रक्शन स्टेट वो आनी बता चाहिए रहे हैं। कि आप जैसे स्टेट नहीं है, ऑफ इससे अफेयर 112 आपका हालत है। एक- ये आप देखिए 112 कि से साहब सहमत आप- नहीं है। आप- जी, आप- आपने ही आपके- पूछा। आप आपने 112 से सहमत नहीं है। आपने कंपेरिजन अरे करने की आपके कोशिश राज्य की तो औरतों अपनी को FIR आपने दर्ज कभी कराने कोशिश के की कि लिए गुड़गांव के अंदर बीजेपी के सबसे ज्यादा दफ्तर के बाहर केसेस हैं, आत्महत्या वहाँ पर करनी केसेस पड़ती क्यों हो रहे हैं? आपने कभी आत्महत्या रिव्यू करनी पड़ती कमेटी थी। आपने कभी रिव्यू और कमेटी हमारी बनाई? गाड़ी खुद- आपने पुलिस अथॉरिटीज को हमारी बुलाया गाड़ी कि खुद- महिलाओं की सुनिए जी, क्यों हो रही है? प्लीज प्लीज मौके बत्रा जी, वारदात तो पहुंच रही है। एक मिनट सुनिए। बत्रा जी ने पूछा है कि क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। अब वो उपाय बता रहे हैं कि सरकार ने क्या क्या किया है, तो वो आप सुनने के लिए तैयार ऐसे नहीं है हैं। जी के नहीं सर, सुनने के लिए क्या कोई रिव्यू कमेटी बुलाई? क्या कभी देखिए, आपने आप जो पुलिस उन्होंने अथॉरिटीज को स्टेप बुलाया? उठाए हैं अभी तक क्या वो आपने बता रहे हैं। गुड़गांव के बारे में बत्रा जी, स्क्रूटनाइज किया कि बत्रा वहाँ पर जी, मैक्सिमम केसेस क्यों हो रहे मेरी हैं? आप आपसे- करें बत्रा कि जी, ईमेल आई है। नहीं बत्रा जी, मेरी आपसे प्रार्थना है, आज का सेशन समाप्त होने के बाद आप हरियाणा में कहीं पर भी खड़े होकर 112 डायल करिए और खुद अंदाजा लगाइए। It is the people. It's shattering the confidence of people. It is shattering the खुद confidence of आपको the lady. appreciate करना चाहिए। आप उस आप बेटी तो बहू पढ़े के लिखे कॉन्फिडेंस बताएंगे। की बात नहीं करते हैं। आप मैं तो- वहाँ पर खड़े हो जाओ, वो हो appreciate जाएगा। करना चाहिए। बेटी और सरकार ने उस इतनी बेटी के बारे में मजबूत सोचो, उस बहू के बारे में लागू की सोचो, है। बत्रा जी, उस बहन के बारे में ये सोचो। बहस का विजन ही है, बहस का विजन ही है। सिर्फ एक मिनट बैठ जाइए जी, आप बैठ जाइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये चर्चा का नहीं है, प्रश्नकाल है ये। श्री बलराज कुंडू जी, हो गया भाई, अध्यक्ष। जितनी जल्दी पुलिस पहुंच जाएगी बहन जी, जितनी जल्दी पुलिस पहुंच जाएगी उतनी जल्दी पकड़ लिया जाएगा आदमी, उतनी जल्दी पकड़ लिया जाएगा। एक मिनट शकुंतला जी, वो आपके राज की बात होगी, हमारे राज में ऐसे नहीं होता। आपके राज की बात होगी। सुन लीजिए। जो अभी बत्रा जी ने पूछा है कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, वो कदम उठाए हैं, सुन लीजिए उनको जो बता रहे हैं। अगर नहीं सुनना तो फिर क्वेश्चन क्यों डालते हो? नहीं, बत्रा जी सियाने आदमी हैं, वो समझ गए हैं। पर मैं बत्रा जी को ही नहीं, मैं सारे विधायकों को कहना चाहता हूं कि आप एक बार 112 डायल करके चेक करें हमारे सिस्टम को, और फिर आपको कोई शिकायत आए आप हमें बताएं, हम उसको दुरुस्त करेंगे। धन्यवाद हम उसको ठीक करेंगे। धन्यवाद मंत्री जी। श्री बलराज कुंडू जी। 1461 1461 चलिए बीर साहब, आपका ही है प्रश्न। हाँ जी, 1461 विद साहब। कोई नहीं, इसका भी जवाब दे देंगे। हाँ, मेरे 9 प्रश्न हैं आज। बलराज कुंडू जी का, नहीं श्रीमान जी,
सरकारी सिविल अस्पताल महम में पर्याप्त स्टाफ, चिकित्सा सुविधा और उपकरण है। महोदय, भवन की मरम्मत पहले से ही प्रक्रियाधीन है। स्पीकर साहब, मंत्री जी ने इसमें लिखा है कि पर्याप्त स्टाफ है। मेरे महम के हॉस्पिटल में 11 डॉक्टर के पद स्वीकृत हैं और उसमें आर्थो का, सर्जन, ये स्पेशलिस्ट हैं। एक भी स्पेशलिस्ट कोई डॉक्टर उसमें मौजूद नहीं है। और वहां पे एनेस्थीसिया का डॉक्टर है, सर्जन है ही नहीं वहां पे। और एक भी कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है उसके अंदर। जो मंत्री जी ने कहा है कि पर्याप्त स्टाफ है। और रही बात, कल भी मेरी मंत्री जी से मैंने रिक्वेस्ट, जब भी मिलते हैं, मैं पिछले 2 साल में मुख्यमंत्री जी को भी कम से कम 10 बारी महम के हॉस्पिटल के बारे में लिख के दे दे, क्योंकि वो एक लाइफ लाइन है और उसमें आधा नारनौंद और भवानी खेड़ा भी वहां से टच करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस में ये हॉस्पिटल है, लेकिन उसकी जो हालात है, 80 लाख रुपए मंत्री जी ने बताया था कल मेरे को, और इसमें तो नहीं लिखा हुआ, कल बरबली बताया था उसकी मेंटेनेंस के लिए इशू किए हैं। मेरा ये माना 80 के 80 लाख रुपए टोटल वेस्टेज ऑफ मनी है, क्योंकि उस बिल्डिंग की इतनी जर्जर हालत है, मरे हुए में घी डालने से जिंदा नहीं होता कभी भी। वो नई बिल्डिंग जब तक नहीं बनेगी उसका उद्धार नहीं हो सकता। तो मैं बार बार मैंने मंत्री जी से इस बात का निवेदन किया है कि उस हॉस्पिटल में उसके खिड़की दरवाजे टूटे पाटे पड़े हैं। वहां मैंने जाके देखा, मेरे साथ मंत्री जी एक बार विजिट करें, किस प्रकार से वो जो हमारी नर्सें हैं बहन जो वहां जॉब कर रही हैं, उन्होंने अपनी वो करके उसको सेफ्टी के लिए वो कपड़े बदलने में भी उनको दिक्कत रहती है। वहां पे जो अपनी ड्रेस चेंज करती हैं वो, उसमें भी उनको दिक्कत रहती है। मैं तो प्रैक्टिकल देखा है। और वहां पे 7 डॉक्टर हैं, वो भी एमबीबीएस ओनली डॉक्टर हैं, जो दिन में 2-3 की ड्यूटी 2 दिन में रहती, 2 दिन, और वो भी आधे इधर किसी ड्यूटी में, कि पीजीआई में, कभी सीएमओ के पास जाए रहते। मौके पे 2 से ज्यादा कभी डॉक्टर नहीं होते उसके अंदर। और ये बहुत ही चिंता का विषय है। महम को पता नहीं क्यों इग्नोर किया जा रहा है। ये पक्का है कि महम से कभी जो ना इस प्रकार से कमल नहीं खिल पाएगा सरकार, अगर इस प्रकार से वहां से द्वेष भावना करना चाहती है तो मैं ये निवेदन करता हूं मंत्री जी से कि वहां पे आप रोहतक में हमारे ग्रीवेंस कमेटी आपके पास, आप वहां जाते हैं, 1 घंटा निकालकर, वहां से 20 मिनट का रास्ता है, मेरे महम में अगर आप जाकर उसको देखने की कृपा करेंगे तो हम आपके आभारी होंगे। और मुझे इस बात का विश्वास है, जब मौके पे आप उस चीज को देख लेंगे तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई भी कर देंगे। मुझे आपकी कार्यशैली पर भरोसा है इस बात के लिए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं सदन में, अब की बार जब भी आपका रोहतक में हो, आप 1 घंटा निकालकर मेरे महम के उस हॉस्पिटल के एक बार दर्शन जरूर करें, उसकी एक बार देखने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, ये जो महम का अस्पताल है, ये नया अस्पताल है, 1995 में बना था। जो 100 साल के बने हुए अस्पताल हैं वो भी अच्छी हालात में खड़े हैं। अब ये भी जांच करनी पड़ेगी कि 1995 में जो अस्पताल बना, किसने बनवाया, कौन था और क्यों इसकी हालत इतनी। तो वो आप जांच आप करो, दोनों डिपार्टमेंट आपके पास है। लेकिन मैं तो आपको बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। लेट मी स्पीक। 1995 में कौन सी सरकार थी, किसने बनाया और क्यों ये ऐसा बना कि अभी से इसकी हालत ये खराब हो। जहां तक स्टाफ की बात है सर, स्टाफ की बात है, ही शुड बी लक्की कि 70 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 60 भरे हुए, केवल 10 खाली हैं। डॉक्टर की बात कर, मैं सारे जो सैंक्शन है वही भरेंगे ना, मैं टोटल बता रहा हूं। 70 में से 60 भरे हुए। और स्पीकर सर, मैं 2 दिन पहले डिटेल से विस्तार से बता चुका हूं कि नई भर्तियां हो चुकी हैं। कहो तो मैं दोबारा सुना सकता हूं वो। और जैसे नई भर्तियां होंगी, हमारे नर्सें भी, जो डॉक्टर्स भी, हम 980 भर्ती करने जा रहे हैं। और मैं आपको और बताना चाहता हूं कि हम पहली बार स्पेशलिस्ट कैडर क्रिएट करने जा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत थी, डॉक्टर्स आ जाते थे, रिक्वायर्ड स्पेशलिस्ट नहीं मिलते थे। बड़ा प्रयत्न और कोशिश करके हमने वो नीति बनाई है, फाइनल अप्रूवल के लिए पड़ी हुई है। फिर हम अभी तक हम स्पेशलिस्ट की एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं, हम डॉक्टरों की करते हैं। उनमें कोई स्पेशलिस्ट आ जाता है तो जहां जगह होती है लगा देते हैं। मैं सारे हरियाणा का सर्वे कराया कि मुझे कितने स्पेशलिस्ट चाहिए, कितने ईएनटी चाहिए, कितने आई चाहिए, कितने गाइनो चाहिए, कितने सर्जन चाहिए। तो फर्दर जो एडवर्टाइजमेंट हुआ करेगी वो स्पेशलिस्ट के हिसाब से हुआ करेगी। मैंने वो व्यवस्था कर दी है। अभी 980 डॉक्टर
हम और भर्ती करने जा रहे हैं। अगले महीने तक उनकी भर्ती हो जाएगी। जहां जहां पर वो काम होंगे हम लगा देंगे। श्री सुरेंद्र पवार जी, एक मिनट स्पीकर साहब, सुरेंद्र पवार जी, स्पीकर साहब, हो गया, रिप्लाई आ गया, आधा मिनट, रिप्लाई आ गया। सुरेंद्र पवार जी मैं आ गया, रिप्लाई आ गया, बैठ जाइए, रिप्लाई आ गया, रिप्लाई आ गया। बाद में ये सुझाव का टाइम नहीं है, क्वेश्चन हो रहा है जी। 1309 प्रमोद विज जी है नहीं, वो बैठे थे, आ गए, इसके बाद ले लेंगे। चलिए। आंसर इज लेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। स्पीकर सर, ये कटिंग लगा माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने यहाँ जवाब दिया है कि आ गए, वो देखो सोनीपत विधानसभा क्षेत्र में कोई भी ग्राम पंचायत नहीं है। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो 2 साल जिन कार्यों की हमने जो सूची दी थी एडीसी साहब को या वहाँ कॉरपोरेशन कमिश्नर को, और वो 2 साल बाद आज ये जवाब दिया जा रहा है कि उस विधानसभा क्षेत्र में ये पैसा नहीं लग सकता, ये काम नहीं हो सकते। जो 2 साल तक ये जो कार्य बाधित हुए हैं उसका जिम्मेवार कौन है? क्या उनके खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे कि जिन्होंने 2 साल तक एक विधायक को गुमराह रखा? आए दिन कहते थे कि हमने ऊपर फाइल भेजी हुई है, पैसा सैंक्शन होके आएगा, आने वाला है। 2 साल बाद आज ये जवाब मिला है। दूसरी बात, सोनीपत जब ये कॉरपोरेशन बना था पिछले इसी सरकार के कार्यकाल में 36 गांवों को कॉरपोरेशन में लिया और उन गांवों को लिया जिन गांवों में पैसा पड़ा था करोड़ों रुपए, किसी में 100 करोड़ 50 करोड़ गांव में। उन पैसे को उस समय कॉरपोरेशन में लेके उन सारे पैसे को उस स्थानीय जो उस समय की जो मंत्री थी, सारा पैसा उन्होंने वहां खर्च किया, कॉरपोरेशन में किया, कहां नहीं गया वो पैसा। और आज फिर उसके बाद वो गांव 18 गांव निकाल दिए गए कॉरपोरेशन से। उन गांव में आज तक कोई चुनाव नहीं हुआ, ना तो कॉरपोरेशन ने वहां काम कराया और ना ही पंचायत, क्योंकि चुनाव नहीं हुआ तो पंचायत भी नहीं करा पा रही थी। और वो सारा पैसा वो खर्च कर चुके, तो उसका जिम्मेवार कौन है? और अभी साथ में ये लिखा है कि मैं अगर कोई भी साथ लगते हुए गांव में ये पैसा खर्च करना चाहूं तो मुझे ये बताया जाए, क्या मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र के लगते हुए गांव में उस पैसे को अगर मैं काम की सूची देता हूं तो क्या वो हो पाएगा? अध्यक्ष महोदय, पहले तो माननीय विधायक को बताना चाहूंगा कि 8/1/21 और 22/11/21 को आपको 2 पत्र एडीसी और सीईओ सोनीपत ने लिखे हुए हैं, जिनके अंदर ये आपसे मांगा गया है कि आपकी फुली अर्बनाइज्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आप एडजॉइनिंग किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के भी किसी गांव में काम करा सकते हैं। और आज तक आपके द्वारा या आपके दफ्तर द्वारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ कि आप अपने एडजॉइनिंग गांव में किसी भी साथ लगती हुई रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी के किसी भी गांव को आदर्श विधायक गांव बनाने के लिए फंड्स अगर लगाना चाहेंगे तो जरूर सरकार उसकी स्वीकृति देगी। मैंने दिया था जी इसमें जटवाड़ा गांव नहीं, आप जो उन्होंने कहा है नहीं वही मैं बता रहा हूँ, उसी का जवाब दे रहा हूँ। पत्र लिखा है कोई क्या? हाँ पत्र लिखा है जी, मैं उसका मैं भिजवा दूंगा वो पत्र, वो उनको दिखा दीजिए ना, फिर उनके संपर्क में रहा। माननीय विधायक के वहां से जितनी जल्दी आएगा उसके 30 दिन के अंदर फंड रिलीज कर देंगे। ठीक है। श्री प्रमोद विज जी 1441 डिटेल्ड आंसर इज लेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। रिस्पेक्टेड सर, मैं आपके जवाब से पूर्णतः सहमत हूं, पर मेरा एक यहाँ पे सुझाव है कि पानीपत इंडस्ट्रियल टाउन है और वहाँ पे एयर पोल्यूशन भी है, और पानीपत निगम के अंदर लगभग 120 पार्क हैं जिसको RWA मेंटेन करती है, उनके सारा खर्चा उठाती है, जो बहुत एक्सपेंसिव है और इसमें हमें मैनेज करने में दिक्कत आती है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगर आपके माध्यम से आप रिफाइनरी को आप परस्यू करें कि कम से कम हमें 3 से 5 करोड़ रुपए एनुअली निगम को दे दें इन पार्कों के लिए, सिर्फ इन पार्कों को मेंटेन कर लिए, एयर पोल्यूशन में बहुत मदद मिलेगी। मेरे आपसे निवेदन है, आग्रह है कि आप उनको परस्यू जरूर करें। धन्यवाद जी। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक बात एयर क्वालिटी की है उसके अंदर आपने भी स्वयं देखा है कि सुप्रीम कोर्ट भी और
केंद्र सरकार भी निरंतर पूरे एनसीआर रीजन को मॉनिटर कर रही है। पहले भी सर्वे हुआ है। माननीय विधायक अगर चाहें आने वाले समय में भी हो तो हम जरूर लिखकर केंद्र सरकार को कह सकते हैं कि इसका दोबारा सर्वे कराया जाए। जहां पार्क मेंटेनेंस की बात है, एचएसवीपी एरिया के अंदर जितने भी पार्क्स हैं उसके अंदर अगर आरडब्ल्यूए मेंटेन करती है तो कोई स्क्वायर मीटर रेट प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया हुआ है, जिसके अंदर आपकी आरडब्ल्यूएस एचएसवीपी के साथ टाइप कर उसको आगे ले जा सकती है, उनकी मेंटेनेंस कर सकती है। जो नॉन एचएसवीपी एरिया है, अगर माननीय विधायक चाहेंगे कि आईओसीएल उसके अंदर अपने सीएसआर फंड्स को यूटिलाइज करे तो नेक्स्ट ग्रीवेंस मीटिंग में, क्योंकि चेयरमैन पानीपत का स्वयं मैं हूँ,